नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी CFA लेवल 1 की जर्नी बढ़िया चल रही है और जो हमारे 10 डिफरेंट टॉपिक्स है उसमें एक टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज प्रोबेबली नाम से आपको पता ही चल गया कि जहां पे हमको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न रहता है। बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें इक्विटी से तो जनरली यू विल फाइंड पीपल who will tend to prefer equities much more. Why? Because वहां पे the level of return is relatively higher. लेकिन higher the return, ठीक है, उसके साथ रिस्क भी जनरली अटैच्ड रहता है। तो ऐसे कई सारे लोग होंगे who are bit conservative, who are bit reluctant to take so much amount of risk. Maybe someone is near the retirement age. अब अगर वो उस केस में हमारा अगर कॉर्पस अपना इक्विटीज में बहुत सारा डाल देता है एंड बाय चांस मार्केट क्रैश कर देता है, लूज हो जाता है, तो ये एक फियर होता है और इसी फियर के कारण जो हमारा ये टॉपिक है वो बहुत प्रेवलेंट बन जाता है, बहुत रेलेवेंट भी बन जाता है। और अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करूं तो अगेन हमारा फिक्स्ड इनकम मार्केट इतना कम अभी तक डेवलप्ड है कि इसमें ट्रिमेंडस स्कोप है। बिकॉज हम जब फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो FD आ जाता है, बस खत्म। मैं नॉर्मल बैलेंस में बात कर रहा हूं, बट देयर आर सो मेनी कॉर्पोरेशंस व्हिच इशू बॉन्ड्स, देयर आर सो मेनी अदर सिक्योरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट जहां पे हमको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और उसको बहुत ज्यादा टच किया हुआ ही नहीं है काफी सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने। सो उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इस टॉपिक का रेलेवेंस काफी ज्यादा बन जाता है, दैट इज फिक्स्ड इनकम। अगर हम सब्जेक्ट एज अ होल की बात करें तो लेवल 1 में हम प्राइमरी डिस्कशन करेंगे अबाउट द फिक्स्ड इनकम वर्ल्ड। तो ऐसा समझिए आप टर्म्स ही नए समझते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, देखते रहेंगे और वंस यू आर डन विद द होल फिक्स्ड इनकम आपका टर्म से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो पूरा हो जाएगा या बेसिक फंडामेंटली कैसे ये ऑपरेट करते हैं वो पता चल जाएगा। लेवल 2 का फिक्स्ड इनकम इज मच मोर डिटेल्ड, मच मोर एडवांस्ड एंड मच मोर डिफिकल्ट ऑल्सो। लेकिन चिंता मत करिए, अभी तो आप लेवल 1 पे हैं तो यहां पे तो ऐसा समझिए आप एक डिक्शनरी की तरह काम करेगा आपका लेवल 1 फॉर द कमिंग लेवल्स, क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारे नए टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठे और नोट डाउन करते रहें जो जो टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, सो दैट यू कैन वर्क ओवर द सेम, यू कैन गो थ्रू द सेम। सो इसी से रिलेटेड हमारा आ जाता है फिक्स्ड इनकम और हम फिक्स्ड इनकम के लेक्चर 1 में आज कुछ बेसिक मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू फिक्स्ड इनकम। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली इसका दूसरा नाम होता है बॉन्ड या फिर डिबेंचर या फिर सिमिलर पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज, जहां पे हम किसी को पैसा दे रहे हैं, वो हमें बदले में ईयरली इंटरेस्ट दे सकता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट दे सकता है, मंथली इंटरेस्ट दे सकता है, सेमी एनुअली इंटरेस्ट दे सकता है, या इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता रहेगा और बाद में प्रिंसिपल रीपे कर दे, ऐसा। सो प्राइमरीली इट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग दैट is borrowing and lending agreement that is done between two parts. अगर हम कोई कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचे तो देखो कंपनी दो तरह के लोगों से पैसा मंगा सकती है, एक जिनको ओनरशिप दे दी और बदले में इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, दूसरा के उन्होंने अपने बॉन्ड्स इशू कर दिए और बदले में पैसा मंगा लिया। तो जो पैसा मंगाया उस पे बॉन्ड जब इशू किए तो हम लोगों को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देना है उस पे, दैट इज बॉन्ड्स। और इक्विटी में क्या होता है, वो रेजिडुअरी ओनर्स हो जाते हैं। तो क्योंकि यहां पे तो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देना है तो एक्सपेक्टेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इक्विटी अलग है। फिक्स्ड इनकम वालों की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, प्रॉफिट हो कि ना हो, हम लोगों को हमारा इंटरेस्ट तो चाहिए भैया, करेक्ट। सो हम ऐसे मुद्दों पे, ऐसे पहलुओं पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इसमें मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, आप देख पा रहे होंगे फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का मतलब बेसिकली
क्या बेसिक पहलू हमें ध्यान में रखने चाहिए कोई भी फिक्स्ड इनकम को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वो बॉन्ड टू बॉन्ड, सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी वेरी करेगी, इसीलिए हमें उसको कंसिडर करके ही एनालिसिस के लिए आगे बढ़ना है। जब भी हम फिक्स्ड इनकम की बात करें तो हमारे क्या क्या मुद्दे आते हैं दिमाग में, उन मुद्दों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसको कैटेगरीली डिफरेंशिएट करने के लिए वो हम देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने 5 टर्म्स लिखे हुए हैं, इशूअर्स, बॉन्ड मैच्योरिटी, पार वैल्यू, करेंसीज, कूपन पेमेंट्स। हम इन 5 फीचर्स पे थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर वी डिस्कस हमारे लिए ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर हो जाएगा टू डिफरेंशिएट, टू कैटेगराइज वेरियस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। पहला टॉपिक या पहला पार्ट जिसके बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं दैट इज इशूअर कौन है। इशूअर मतलब जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है, इशूअर मतलब जो सिक्योरिटी दे रहा है, पैसा ले रहा है और कमिट कर रहा है कि मैं इस पैसे पे आपको या तो इंटरेस्ट दूंगा ऑन अ रेगुलर बेसिस या एकदम एंड में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट करके दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इशूअर की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो फिर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो कम होगा, और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशन भी इन्वेस्टर की थोड़ी सी कम हो जाएगी, या उस पर यील्ड की बात करें। और सिमिलरली इशूअर अगर इतना ज्यादा स्ट्रांगली क्रेडिट वर्दी नहीं है तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा हो जाएगा, तो सामने एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाएगी। उस केस में यील्ड जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, वो हमारा बढ़ जाएगा। तो यहां पे कैटेगरिकली बाइफरकेट किया हुआ है, जैसे कि कॉरपोरेशंस, सॉवरेन नेशनल गवर्नमेंट, नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटीज और सुपरा नेशनल। कॉरपोरेशंस मतलब कंपनीज, तो कंपनीज में भी 2 पार्ट बाइफरकेट कर दिया, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही होता है लोन दो, लोन लो, करेक्ट। तो प्राइमरली बेसिकली जब हम पैसा मंगा रहे हैं किसी से और वो आगे हम लोग वर्क बैक कर रहे हैं तो काफी सारी एंटिटीज, एनबीएफसी का ये बेस रहता है, तो वो कॉर्पोरेशंस हो गए। उसमें नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या हो गए, सपोज एलएनटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए उसको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, उसने 2,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू कर दिए टू द पब्लिक एट लार्ज। जो इंटरेस्टेड है, एलएनटी ने पहले से बोल दिया हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देंगे, और पैसा कलेक्ट कर लिया, वो प्रोजेक्ट वर्क कर दिया, वो प्रोजेक्ट से फिर जो कैश फ्लोज आएंगे उसमें से इनको हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे। तो कॉर्पोरेशंस मतलब कंपनीज, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, इनका रिस्क इस कैटेगरी में आप ऐसा बोल सकते हैं रिलेटिवली सबसे हायर होता है, क्योंकि इनका साइज एज कंपेयर टू ऑल दीज रिलेटिवली स्मॉलर है और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी रिलेटिवली ज्यादा होता है, इसलिए करेक्ट। लेकिन कॉर्पोरेशंस के अंदर अंदर भी हमारा रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क होता है, जैसे कि कंपनी जिसका नेटवर्थ बहुत अच्छा है, असेट्स का बेस बहुत अच्छा है, उसका क्रेडिट वर्दीनेस या रिस्क ऑफ बॉन्ड रिलेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू एक कोई कंपनी है जो न्यूली स्टैब्लिश हुई है और वो बॉन्ड्स इशू कर रही है अपनी। सिमिलरली आता है सॉवरेन नेशनल गवर्नमेंट, मतलब यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने बॉन्ड्स इशू किए हैं मे बी फॉर अ पर्पस, ठीक है, गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट है उस टर्म्स में, तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, फिक्स इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं कूपन, वो इन्होंने बोल दिया है कि हम देंगे एंड बदले में पैसा इकट्ठा कर लिया, तो वो हो गए सॉवरेन नेशनल गवर्नमेंट। नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट मतलब नेशनल नहीं, ठीक है, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट इशू कर रही है, मे बी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीच में अपने बॉन्ड्स इशू किए थे, ऐसे ही यूएस की कोई सिटी के लिए कोई गवर्नमेंट ने, सिटी की गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड्स इशू कर दी है, तो दे आर नॉन सॉवरेन। तो मोटा मोटी सेम है, बट सॉवरेन इज नेशनल लेवल हो गया, सो ये रिलेटिवली बड़ा लेवल है, कम रिस्की होगा एज कंपेयर टू दिस क्वाजी गवर्नमेंट। क्वाजी का मतलब होता है उसके जैसा, क्वाजी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जैसी, नॉट गवर्नमेंट डायरेक्टली बट गवर्नमेंट जैसी, ठीक है। सो कई बार जैसे ऐसा होता है गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, जैसे मॉर्गेज एसोसिएशन
के टर्म्स में उन्होंने बना दिया है कि भाई जैसे यूएस में है फ्रेडी मैक, फैनी मैक, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका ओवरऑल काम होता है टू लुक आफ्टर द होल मॉर्गेज सिनेरियो, हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क। तो उन्होंने फंड्स कलेक्ट करके बॉन्ड्स इशू करके फंड्स कलेक्ट करके आगे अगेन लोन प्रोसेस या वो सब के लिए अगर वो वर्क बैक कर रहे हैं तो क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटीज मतलब गवर्नमेंट जैसी, और सुपरा नेशनल मतलब जो नेशनल बाउंड्रीज जिनको नहीं लगती है, जो बियॉन्ड नेशंस वर्क करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया और इस तरह की एंटिटीज, जब उन्होंने फंड्स कलेक्ट करने के लिए बॉन्ड इशू किए तो वो इशूअर्स ऑफ द बॉन्ड पे बहुत डिपेंड करेगा कि रिलेटिव रिस्क कितना ज्यादा। देखो कभी भी हम कोई भी एसेट क्लास पढ़ रहे हैं, हमेशा आपको दो मुद्दों पे फोकस करना होगा, रिस्क रिटर्न, रिस्क रिटर्न, रिस्क रिटर्न। तो रिस्क कितना है और रिटर्न कितना होगा वो डिपेंड करेगा काफी सारे फीचर्स पे। उसमें से एक फीचर है इशूअर, क्योंकि इशूअर की क्रेडिट वर्दिनेस साउंड होगी, स्ट्रांग होगी, तो हमारा जो बॉन्ड है वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा, सेफ। और क्योंकि रिलेटिवली सेफ होगा तो उसकी एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हायर द रिस्क ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन, ऐसा एक बेसिक रूल हम हमेशा फाइनेंस में लागू करते हैं। सेकंड आता है हमारा बॉन्ड मैच्योरिटी, मतलब कितने टाइम के लिए बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो इसमें हमारे कैटेगोरिकली अगर हम देखें तो कैटेगराइज हम कैसे करते हैं, अगर हमारा बॉन्ड इक्वल टू या लेस देन अ ईयर के मैच्योरिटी के साथ आया है तो उसको मनी मार्केट कैटेगरी बॉन्ड बोलेंगे, और मोर देन अ ईयर है तो उसको कैपिटल मार्केट बॉन्ड बोलेंगे। और जनरली अगर टाइम डिफाइंड है तो उसमें टर्म टू मैच्योरिटी या टेनोर जो है वो डिफाइन होगा, तो उसमें क्या होगा, रेगुलर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल एट द एंड होगा। और एक होता है परपेचुअल बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड मतलब कब तक चलेगा पता नहीं है, कमिटी नहीं किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने परपेचुअल बॉन्ड इशू कर दिया, मतलब इशू किया रेगुलरली इंटरेस्ट 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 मिलता रहेगा। इसका क्या मतलब, कभी प्रिंसिपल मिलेगा ही नहीं। आपको अगर निकलना है तो आप क्या कर सकते हो, वही बॉन्ड किसी और को सेल करके यू कैन गो अहेड, बट गवर्नमेंट की तरफ से उस पर इंटरेस्ट 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 मिलता ही रहेगा। कब तक, परपेचुइटी, जब तक है जान, वो वाला पार्ट। सो इसमें अगर हमारे बॉन्ड की मैच्योरिटी बहुत ज्यादा लंबी है तो उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी। तो अगेन रिस्क के पर्सपेक्टिव से वो ध्यान रखना। परपेचुअल बॉन्ड मतलब हमें प्रिंसिपल पे दिमाग नहीं लगाना है, इंटरेस्ट पे ही फोकस करना है। और डिफाइंड है एन ईयर्स, मतलब उसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों पे फोकस करना है, तो वो दिया हुआ है, दैट इज बॉन्ड मैच्योरिटी। उसके बाद आता है बॉन्ड की पार वैल्यू, सिर्फ टर्म है जिसका दूसरा नाम होता है फेस वैल्यू भी, मैच्योरिटी वैल्यू भी, रिडेम्पशन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये अलग अलग टर्म्स है। तो फेस वैल्यू मतलब जो हमारे बॉन्ड इंडेंचर पे लिखा हुआ। अब ये इंडेंचर क्या होता है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जिसपे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तो अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है, पार वैल्यू ऐसा है, तो हमेशा इंटरेस्ट उसी पे ही कैलकुलेट होगा। तो पार वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है फेस वैल्यू, ठीक है, जो आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो मैच्योरिटी रिडेम्पशन भी सेम ही होता है, लेकिन अगर बॉन्ड प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है तो जो उसकी फेस वैल्यू होगी प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का बॉन्ड है, 10% प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है, तो 1100 रुपए, वो ध्यान में रखना है। बाकी इट इज प्रिटी सिंपल, ठीक है। ये खाली अलग अलग नाम है जो आप सिर्फ ध्यान में रखें, बाकी कुछ नहीं है। फिर आ जाता है कूपन पेमेंट्स। कूपन मतलब बेसिकली रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखो भांति भांति के इन्वेस्टर्स होंगे जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेके सोचते होंगे। कोई रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है तो उसको ऐसा होगा, मैं एक बॉन्ड खरीद लूं जिसपे मेरे को रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता रहे, सो दैट मेरी एक्सपेंसेस का काम जो है वो रेगुलरली होता रहे। तो ऐसे केस में वो क्या होगा, दे विल बी बॉन्ड विद कूपन पेमेंट्स। तो देखो टिक मार्क मारा हुआ है। कूपन कैसे मिल सकते हैं, एनुअली, मतलब हर साल 31 मार्च पे या मे बी 31 दिसंबर पे या मे बी 30 जून पे एक ही बार साल में इंटरेस्ट मिलेगा। सेमी एनुअली मतलब 6-6 महीने से मिल जाएगा। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने से। मंथली मतलब 1-1 महीने से, ठीक है। तो कूपन इज व्हाट, सपोज एक 1000 रुपए का बॉन्ड है, 5 इयर्स मैच्योरिटी है, 12% हमारा कूपन रेट है और एनुअल इंटरेस्ट मिलने वाला है।
तो आज मैं कॉर्पोरेशन को 1000 रुपए दूंगा, कॉर्पोरेशन मुझे पहले साल के एंड पे 1000 का 12% 120, फिर दूसरे साल पे 120, तीसरे साल पे 120, चौथे साल पे 120, पांचवें साल पे 120, ऐसे 120, 120, 120, 120, 120 5 इयर्स तक, और 5th ईयर के एंड पे, क्योंकि 5 इयर्स की मैच्योरिटी है, तो 5th ईयर के एंड पे हमारा प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। तो देखो सारे फीचर्स लागू किए। मैंने पहले क्या बोला था, कॉर्पोरेशन, तो ये इश्यूअर उसका कॉर्पोरेशन हो गया। दूसरा क्या बोला था, बॉन्ड मैच्योरिटी कितने लिखी हुई है, 5 इयर्स, तो डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, पार वैल्यू कितनी है इसकी, 1000, और चौथा क्या बोला, 12% कूपन, मतलब जो हमारा कूपन है वो होगा जो एनुअली मैंने बोला, तो आपको हर साल के एंड पे 120 120 120 120 मिलता रहेगा। दूसरा कैटेगरी क्या है कि कूपन बीच में मिलेगा ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। नाउ व्हाट इज दिस जीरो कूपन बॉन्ड, दिस विल बी इशूड एट अ डिस्काउंट एज कंपेयर टू इट्स पार वैल्यू और फेस वैल्यू, और मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू आपको वापस मिलेगी। एग्जाम्पल के टर्म्स में बताऊं तो 700 रुपए में आज इश्यू किया है, कॉर्पोरेशन है, तो मुझे आज 700 देना है अगर मुझे खरीदना है, तो फर्स्ट ईयर पे कोई इंटरेस्ट नहीं, सेकेंड ईयर पे कोई इंटरेस्ट नहीं, थर्ड ईयर पे कोई इंटरेस्ट नहीं, फोर्थ ईयर पे कोई इंटरेस्ट नहीं, 5th ईयर पे 1000 रुपए देगी कंपनी सीधा। तो मंगाया कितना था, 700, और दे कितने रहे, 1000, तो जो 5 साल का इंटरेस्ट है वो इनहेरेंटली ये 300 में कंसिडर हो गया, तो 700 प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, उस बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट कंसिडर हो गया। तो जीरो कूपन का मतलब ड्यूरिंग द टेन्योर जो हमारा है बॉन्ड का, उस दौरान हमें कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे इश्यू होगा और बाद में हमें फेस वैल्यू मिल जाएगी। और कूपन मतलब फेस वैल्यू पे इश्यू हो रहा है, बाद में फेस वैल्यू वापस मिल जाएगी और बीच में इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑफ कोर्स इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट पे इश्यू है तो उतना एडजस्टमेंट होगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 12% कूपन एनुअली, तो यहां पे कैटेगराइज हो गया, ठीक है। 1000 रुपए फेस वैल्यू तो इधर आ गया, बॉन्ड मैच्योरिटी 5 इयर्स तो इधर आ गया, और कोई कंपनी ने इशू किया तो कॉर्पोरेशन आ गया। यही चीज गवर्नमेंट इशू करती तो सॉवरेन नेशनल गवर्नमेंट या नॉन सॉवरेन जैसा पार्ट में वो कैटेगराइज हो जाता, वो ध्यान में रखना है। और आखिरी पार्ट जो है दैट इज करेंसी। अब करेंसी में देखो 2 वर्ड लिखे हुए यहां पे, एक है डुअल करेंसी और एक है करेंसी ऑप्शन। डुअल करेंसी मतलब कई कॉर्पोरेशंस या गवर्नमेंट्स इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए कई बार इंटरेस्ट को अलग करेंसी में और प्रिंसिपल को अलग करेंसी में देती है। और करेंसी ऑप्शन मतलब द इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन के वो किस में लेना चाहेगा, कौन सी करेंसी। सपोज यूएस का कोई बॉन्ड है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, करेंसी ऑप्शन है, तो आई हैव द पार्ट कि मैं रुपी में लेना चाहूंगा कि डॉलर में। तो अगर मुझे एकदम रिस्क नहीं रखना है, अनसर्टेनिटी नहीं रखनी है, तो मैं इंडिया में हूं, मैं रुपी में ही देखूंगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, और मैंने डॉलर में लिया है तो मेरे को रिलेटिवली फायदा हो जाएगा, तो मैं फिर वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा, तो करेंसी है। नॉर्मली ये सिर्फ कहने के लिए है, मोस्ट ऑफ द बॉन्ड जो है वो सिंगल करेंसी है, उसी में ऑपरेट करता है। बट अगर आपको एग्जाम पर्पस से ध्यान में रखना हो तो डुअल करेंसी बॉन्ड मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल अलग अलग करेंसी, और करेंसी ऑप्शन मतलब द इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन टू सिलेक्ट के किस में करना है। तो ये हमारे प्राइमरी फीचर्स हुए बॉन्ड से रिलेटेड। फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड, फिक्स्ड इनकम का वर्ल्ड क्या है, तो कोई भी सम आप जब देखेंगे तो हमेशा इन 5 के बेस पे आपको काफी अंदाजा आ जाएगा कि हमारे फिक्स्ड इनकम को हमें किधर कैटेगराइज करना है, क्या क्या है, किसने इशू किया है, कौन इशू कर सकता है, फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, गवर्नमेंट, सॉवरेन गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट हो गया या क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटीज हो गई, और सुप्रा नेशनल। उसके बाद सेकंड आ जाता है कि हम जो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, वॉट एवर बॉन्ड्स दैट वी आर इशूइंग, उसकी टर्म टू मैच्योरिटी क्या है, परपेचुअल है कि डिफाइंड है। तीसरा आ जाता है पार वैल्यू क्या है। चौथा आ जाता है कूपन रेट क्या है या जीरो कूपन है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअल, सेमी एनुअल, मंथली, क्वार्टरली। एंड आखिरी आ जाता है आपका कि करेंसी जिसके बेस पे ऑप्शन क्या है। तो अब आप कोई भी सम देखेंगे तो ये फीचर्स ध्यान में रखेंगे तो इट विल बी रिलेटिवली इजियर। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, भले ही इसके सम्स होंगे, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें जो है जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप ये चीजें नोट डाउन खुद करते रहे। भले ही नोट्स होंगे लेकिन फिर भी आप
जब देख रहे हैं तब नोट डाउन करते रहे, सो दैट एग्जाम वाले दिन आपको रिवीजन में थोड़ा आसानी रहेगा। कमिंग लेक्चर्स में हम थोड़े इस वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें और आ सकती है। थैंक यू वेरी वेरी मच।